हेलो दोस्तों, मैं अजय राठौर कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अभी तक हमने केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स पे चर्चा की। ठीक है, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी पर। देखिए पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी रेलवे की एग्ज़ाम और अगर स्टेट की एग्ज़ाम में हम देखें, एसएससी की एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम और स्टेट एसआई वगैरह की अगर एग्ज़ाम देखें तो देखिए इन तीनों एग्ज़ाम्स में से सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का पीरियोडिक टेबल। देखिए इससे पीरियोडिक टेबल जो हमारा चैप्टर रहेगा, इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो इसी चैप्टर से बनते हैं। तो देखिए हम पीरियोडिक टेबल, जैसा कि हमारा शुरू से उद्देश्य रहा है कि हमने हमारी जो स्टडी की है, जितने भी अभी तक के हमने हमारे चैप्टर पढ़े हैं, उन चैप्टर्स को, सभी चैप्टर्स को हमने बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ा है। बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ा है, साथ में अगर उसकी हिस्ट्री कहीं से ऐड होती है तो हमने वो भी पढ़ा है। तो देखिए हम पीरियोडिक टेबल को भी आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसकी हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे इसके एडवांस लेवल तक। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल को। देखिए पीरियोडिक टेबल अगर बात की जाए तो पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए या आवर्त सारणी को बनाने के लिए देखिए हम बात करें कि चार वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयास किए। ठीक है, एक वुल्फगांग डोबेराइनर, न्यूलैंड, ठीक है, जॉन न्यूलैंड जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। फिर अगर हम बात करें मैंडलिप, ठीक है, देखिए पहली बार आवर्त सारणी को क्रिएट किया था मैंडलिप ने। इसके पहले जो दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित कुछ न कुछ नियम प्रतिपादित किए हैं। भले ही इन्होंने आवर्त सारणी नहीं बनाई, लेकिन इन्होंने वहां तक जाने का प्रयास भी देखेंगे, क्वेश्चन वहां से भी उठते हैं। एंड लास्ट अगर हम बात करें कि आज जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मोस्ले की आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे हम नाम देते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल बेसिक लेवल एंड बिल्कुल इसकी हिस्ट्री से उठाते हैं। तो देखिए पीरियोडिक टेबल बनाई क्यों जाती है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल को बनाने का काम क्या पड़ा। तो देखिए दोस्तों, हमने जब तत्व पढ़ रहे थे, एलिमेंट पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि जो नेचर में तत्व हैं, प्रकृति में कुल तत्वों की संख्या अभी तक अगर हम देखें, देखिए ये आज की बात है, वर्तमान में 118 हैं। पहले कितने थे, ठीक है, हम बिल्कुल इतनी इसके हिस्ट्री से बात करेंगे। तो देखिए ये 118 जो तत्व है, इन 118 तत्वों को हमने देखा था कि इन्हें धातु, अधातु और उपधातुओं में वर्गीकृत किया है। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातुओं में वर्गीकृत किया है। इन्हें इन तीनों में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल्स में इन्हें बांटा गया है। देखिए इन्हें बांटने की जरूरत क्यों पड़ी, अगर हम इस पे बात करें तो देखिए प्रकृति में 118 तत्व हैं। इन 118 ही तत्वों का अगर अलग अलग है तो ये, ठीक है, इसमें अधिकतर तत्व ऐसे हैं, जब हम पढ़ेंगे तो आपको पूरा ज्ञात हो जाएगा कि कुछ ना कुछ तत्व अदर तत्व से अपने भिन्नों में या अपने रासायनिक गुणधर्मों में, फिजिकल गुणधर्मों में, ठीक है, प्रॉपर्टीज में कहीं ना कहीं समानता रखते हैं। तो इन्हीं सब समानताओं को देखते हुए, या इसमें कौन से धातु तत्व हैं, कौन से अधातु तत्व हैं, या कौन से उपधातु तत्व हैं, इन सभी को अलग अलग वर्गीकृत करने के लिए ही पीरियोडिक टेबल की हमें आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए पीरियोडिक टेबल को हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए, आज हमारा हेडिंग होगा, वो होगा फर्स्ट, अगर हम बात करें तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, देखिए पीरियोडिक टेबल को बनाने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पीरियोडिक टेबल को बनाने की हमें आवश्यकता पड़ी कि हमें इन तत्वों का वर्गीकरण करना था। एक साथ में हम तत्वों को नहीं पढ़ सकते, अतः हम इन्हें वर्गीकृत करके पढ़ें तो हमें पढ़ने में ये आसान होगा, हमारी सुविधा के लिए ये ठीक होगा। तो देखिए पहला प्रयास तत्वों के वर्गीकरण का फर्स्ट एफर्ट, ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण का फर्स्ट एफर्ट, या हम कहें कि प्रथम प्रयास, तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किया था वुल्फगांग वुल्फगांग डोबेराइनर ने, ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किया था वुल्फगांग डोबेराइनर ने। ठीक है, इन्होंने देखिए 1817 से 1818 में तत्वों के वर्गीकरण के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। देखिए अगर हम बात करें, पहले देखिए इनकी बात कर लेते हैं कि डोबेराइनर, जो वुल्फगांग डोबेराइनर वैज्ञानिक थे, ये जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, जर्मनी के एक रसायन
रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण के लिए सर्वप्रथम एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम कहते हैं ट्रिपलेट लॉ, या जिसे हम कहें त्रिक नियम, डोबे-राइनर का त्रिक नियम ने अपने ट्रिपलेट लॉ में क्या बात कही। देखिए डोबे-राइनर के त्रिक नियम के अनुसार, डोबे-राइनर के त्रिक नियम के अनुसार उन्होंने डोबे-राइनर के त्रिक नियम के अनुसार उन्होंने तत्वों को तीन तीन के समूह में वर्गीकृत किया। डोबे-राइनर ने क्या किया कि तत्वों को तीन तीन के समूह में वर्गीकृत किया तथा हमें ये बताया कि जो ये तीन तत्व हैं ये कहीं ना कहीं आपस में गुणों में समानता रखते हैं। डोबे-राइनर के त्रिक नियम के अनुसार डोबे-राइनर ने तत्वों को तीन तीन के क्रम में व्यवस्थित किया तथा बताया कि इनके गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म अगर या तथा फिजिकल गुणधर्म की बात करें तो ये कहीं ना कहीं गुणों में समानता रखते हैं, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं डोबे-राइनर का त्रिक नियम। देखिए इसी नियम के अनुसार अगर हम देखें, देखिए डोबे-राइनर ने अपने ट्रिपलेट में कुछ हमें तत्वों के बारे में बताया। देखिए वो तत्व क्या थे, अगर हम देखें पहला लिथियम, सोडियम, कैल्शियम। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए जब हम पूरी आवर्त सारणी पढ़ चुके होंगे तब तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा आपके एग्जाम्स का या प्रीवियस ईयर का जो आप उसे सोल्व नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए आपको पूरी आवर्त सारणी जो हम यहाँ पे जितने भी लेक्चर से पढ़ेंगे उन्हें बहुत अच्छे से समझना होगा। इसी के साथ हम देखिए इन्हें 118 तत्वों, हम मान सकते हैं कि 118 तत्व याद नहीं होते, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होंगे हम उन्हें पढ़ेंगे ट्रिक्स के साथ, तो आपको याद करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए वुल्फगांग डोबे-राइनर ने हमें त्रिक नियम दिया। इस त्रिक नियम के अनुसार हम देखें डोबे-राइनर ने सबसे पहले हमें बताया देखिए डोबे-राइनर के तीन तीन के समूह में पहला समूह आता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। देखिए डोबे-राइनर ने तत्वों को जो बांटा है, ठीक है, तत्वों को या इन हम बात करें तीन तीन समूह में बांटा जो है, ठीक है, वो इनके परमाणु भार के अकॉर्डिंग इन्होंने लिया है, ठीक है, परमाणु भार के क्रम में इन्हें व्यवस्थित किया है। देखिए इनके अनुसार अगर हम बात करें तो लिथियम का परमाणु भार, एटॉमिक वेट मास, ठीक है, सॉरी एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में बांटा है ना, भार नहीं। देखिए लिथियम का परमाणु जो भार होगा, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान होगा, एटॉमिक मास वो होगा 7। और हम बात करें कि पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 39। तो देखिए यहाँ से अगर हम एक बात और निकालें कि वुल्फगांग डोबे-राइनर के त्रिक नियम के अनुसार डोबे-राइनर के त्रिक नियम के अनुसार पहला तत्व तथा तीसरा तत्व, पहला तत्व तथा तीसरे तत्व का औसत, पहले तत्व तथा तीसरे तत्व का औसत, इनका एवरेज ही सेकेंड तत्व होगा। देखिए कैसे कि अगर हम देखें कि 39 प्लस 7/2 करें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड का औसत एवरेज चाहिए, इनका एवरेज होगा 46। अगर हम इसे डिवाइड करें हमारा आंसर यही होता है सोडियम का एटॉमिक मास। दोस्तों यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी चीजें क्लियर हुई होंगी। जर्मनी के वैज्ञानिक वुल्फगांग डोबे-राइनर ने एक नियम प्रतिपादित किया, उस नियम को हम कहते हैं त्रिक नियम। डोबे-राइनर के त्रिक नियम के अनुसार इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में तीन तीन के समूह में व्यवस्थित किया तथा बताया कि ये जो तीन तीन के समूह हैं इसमें जो भी तत्व हैं वो सभी कहीं ना कहीं गुणों में, रासायनिक तथा भौतिक गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं तथा इनके अनुसार प्रथम तत्व तथा तृतीय तत्व का जो भी एवरेज होगा वही होता है हमारा सेकेंड तत्व। यहां तक का दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए इसी के साथ अगर हम बात करें तो डोबे-राइनर के ट्रिपलेट कौन कौन से थे। देखिए डोबे-राइनर के ट्रिपलेट की अगर हम बात करें तो पहला ट्रिपलेट अभी हमने देखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। सेकेंड, अगर डोबे-राइनर के सेकेंड ट्रिपलेट की बात करें तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम डोबे-राइनर के त्रिक या ट्रिपलेट
के अंतर्गत आता है। देखिए कैल्शियम की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक मास होता है 40, इसका होता है 137। अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो ये आएगा लगभग, इसका एवरेज 87.8 के समथिंग आएगा। तो 87.8 को हम लिख सकते हैं 88, ठीक है 88, जो कि स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास होगा। यहां तक का क्लियर हुआ दोस्तों। देखिए ये तो हुआ सेकेंड। थर्ड अगर हम बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये भी डोबे-राइनर के ट्रिपलेट के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों मैं आपको ट्रिपलेट तीनों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम्स में, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है। देखिए आप एक को देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। अगर हम बात करें फोर्थ की, हीलियम, नियॉन और आर्गन, हीलियम, नियॉन और आर्गन, देखिए ये भी डोबे-राइनर का, देखिए ट्रिपलेट के अंतर्गत आता है। फर्स्ट एंड थर्ड का जो भी एवरेज होगा वही हमारा सेकेंड तत्व होगा, ठीक है। लेकिन ये डोबे-राइनर के ट्रिपलेट नियम को फॉलो नहीं करता है, डोबे-राइनर के ट्रिपलेट लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसके फॉलो नहीं करने का कारण क्या होगा? तो इसके फॉलो करने का कारण ये होगा कि देखिए आप तीनों जब देखेंगे, तीनों एलिमेंट, तो ये आपको दिखाई देंगे, ये एक निष्क्रिय गैसें हैं। निष्क्रिय गैसें होती है नोबल गैसें, ठीक है। तो देखिए जब डोबे-राइनर ने ये नियम प्रतिपादित किया 1818 में, तब तक निष्क्रिय गैसों की खोज तक नहीं हुई थी, ठीक है। तब तक इन गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसीलिए ये डोबे-राइनर के ट्रिपलेट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन किस टाइप से बनता है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि डोबे-राइनर के निम्नलिखित में से या नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा डोबे-राइनर के ट्रिपलेट नियम को फॉलो नहीं करता है। तो आपके पास से 4 ऑप्शन अगर होते हैं तो आप देखिए, ये देखेंगे फर्स्ट थर्ड बीच वाला हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट थर्ड बीच वाला हो जाएगा। लेकिन ये डोबे-राइनर के त्रिक नियम के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों नहीं आता है अभी हमने बात की, क्योंकि तब तक निष्क्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो दोस्तों मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताया गया वुल्फगांग डोबे-राइनर का त्रिक नियम पूरी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगली बात करते हैं हम अगले वैज्ञानिक के ऊपर। अब हम बात करते हैं अगले वैज्ञानिक के ऊपर कि इन्होंने अपने नियम में क्या क्या बताया, ठीक है। तो देखिए अगले हमारे वैज्ञानिक होंगे जॉन न्यूलैंड, ठीक है। जॉन न्यूलैंड कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो हम कहेंगे कि जॉन न्यूलैंड इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, ठीक है। देखिए अब हम न्यूलैंड के नियम की अगर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने 1865, ठीक है, कब? इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने 1865 में तत्वों के वर्गीकरण के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। इस नियम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इन्होंने क्या बताया हमें? जॉन न्यूलैंड ने हमें बताया कि इन्होंने बताया कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान, किसमें? उनके एटॉमिक मास। देखिए न्यूलैंड जब अपने प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया, ठीक है, पहले व्यवस्थित कर दिया। और जब न्यूलैंड जो अपना प्रयोग कर रहे थे, तब इन्होंने देखा कि जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जा रहा है, तब पहला तत्व कहीं ना कहीं उसी समूह के 8वें तत्व से समानता प्रदर्शित करता है। देखिए क्या किया इन्होंने कि न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया। अपने प्रयोगों में देखा कि जब तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब पहला तत्व कहीं ना कहीं 8वें तत्व से समानता रखता है। इसी नियम को फॉलो करते हुए न्यूलैंड ने एक नियम प्रतिपादित किया। उसी नियम को हम कहते हैं अष्टक नियम, ठीक है, उसी नियम को हम कहते हैं अष्टक नियम। तो देखिए दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है कि अष्टक नियम, ऑक्टेव लॉ, ठीक है, इंग्लिश में अगर हम कहें ऑक्टेव लॉ किस वैज्ञानिक का है, तो आप कहेंगे जॉन न्यूलैंड का। देखिए अब हम एक बार पूरा इसको रिवाइज करते हैं, पूरा एक बार देखते हैं कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने 1865 में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम अष्टक नियम कहते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया तथा
अपने प्रयोगों में देखा को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब पहला तत्व कहीं ना कहीं आठवें तत्व से समानता रखता है। ठीक है, इसी समानता को उन्होंने संगीत के 8 स्वरों से प्रदर्शित किया। ठीक है, या हम कहें संगीत के स्वरों से उन्होंने उसकी तुलना की। ठीक है, देखिए संगीत के स्वर क्या होते हैं, रे, गा, मा, प, ध, नी, सा। ठीक है, देखिए इन्होंने इन तत्वों को संगीत के स्वरों से तुलना की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। देखिए जो पहला तत्व है ये इस आठवें तत्व से समानता रखता है। तो जॉन न्यूलैंड ने भी इन तत्वों की तुलना संगीत के स्वरों से की, 8 स्वरों से की। इसीलिए जॉन न्यूलैंड के जो नियम उन्होंने प्रतिपादित किया उसे हम कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि इनका जो तत्व या इनके जो तत्व होंगे, ठीक है, ये तत्व कहाँ तक होंगे। देखिए अब हम बात करें कि न्यूलैंड के टाइम तक 1865 तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो न्यूलैंड ने देखिए अपना जो पहला तत्व लिया था, ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट किया था हाइड्रोजन से। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में कौन से तत्व को प्रथम तत्व रखा था, तो आप कहेंगे प्रथम तत्व था हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास स्टार्ट यहाँ से किया इन्होंने हाइड्रोजन, तथा इनके लॉ का जो अंतिम तत्व था वो था थोरियम। ठीक है, तो न्यूलैंड ने हाइड्रोजन से स्टार्ट करके थोरियम तक इन तत्वों को स्थान दिया। इसी के साथ अगर हम बात करें कि जॉन न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो जॉन न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या यहाँ पर हमारे पास थी 56 थी। ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। तो देखिए हाइड्रोजन का जो होगा क्रमांक 1 हो जाएगा और थोरियम का क्रमांक जो हो जाएगा वो 56 हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे ये भी पूछा जाता है कि न्यूलैंड ने तत्वों का क्रम जब बनाया तो पहला तत्व हाइड्रोजन को रखा, सबसे अंतिम तत्व थोरियम को रखा। ठीक है, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का। देखिए अब अगर हम बात करें कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है ये किस तत्व तक फॉलो होता है, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक फॉलो होता है, तो देखिए हम बात करेंगे, देखिए लिथियम, सोडियम और कैल्शियम। ठीक है, देखिए इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक होता है हमारे पास 3 और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19। देखिए ये 8वां तत्व हो गया। ठीक है, इसके बाद ये 8 का गया। तो देखिए कहीं ना कहीं न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लिथियम सोडियम से समानता प्रदर्शित करता है तथा पोटेशियम से भी समानता प्रदर्शित करता है। देखिए डोबेराइनर ने भी बात यही बताई थी, डोबेराइनर ने भी इन्हीं तत्वों को या इन्हीं को ट्रिपलेट में शामिल किया था, लेकिन उन्होंने ट्रिपलेट बनाए थे, इन्होंने ट्रिपलेट नहीं बनाए। इन्होंने तत्वों को 8 या प्रत्येक 8वें तत्व के बाद समानता प्रदर्शित करते हुए नियम जो दिया, ये उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का। देखिए इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो हमारे पास एक और बनेगा, हो जाएगा हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हो जाएगा। अगर हम बात करें हीलियम, नियॉन और आर्गन की, तो क्या न्यूलैंड के अष्टक नियम में ये तीनों तत्व भी आएंगे। तो देखिए 1865 तक भी निष्क्रिय गैसों की खोज या अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये तत्व भी न्यूलैंड के अष्टक नियम में नहीं आएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे मोस्ट जो क्वेश्चन, देखिए हमने इन्हें इसीलिए किया कि यहाँ से हमें एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना है। वो क्वेश्चन ये होगा कि न्यूलैंड का अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता है, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम ओनली कैल्शियम तक लागू होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता है, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तक लागू होता है। ठीक दोस्तों, हम बात करें अगले वैज्ञानिक के ऊपर। ठीक है, देखिए दोस्तों अगले वैज्ञानिक आएंगे हमारे मेंडलीफ।
मैंडलिप आएंगे हमारे अगले वैज्ञानिक। ठीक है, देखिए तत्वों के वर्गीकरण के क्रम में, तत्वों के वर्गीकरण के क्रम में अभी तक हमने वुल्फगांग डोबेराइनर को देखा, जॉन न्यूलैंड को देखा, और तीसरी बात हम कर रहे हैं मैंडलिप के ऊपर। देखिए मैंडलिप ने तत्वों के वर्गीकरण के क्रम में एक नियम प्रतिपादित किया, उस नियम को हम कहते हैं आवर्त नियम। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया। ठीक है, मैंडलिप ने, जिसे हम कहते हैं आवर्त नियम। ठीक है, या हम कहें पीरियोडिक लॉ। ठीक है, पीरियोडिक लॉ या आवर्त नियम। देखिए मैंडलिप के आवर्त नियम की अगर हम बात करें, देखिए अभी अगर हम देखें कि पीरियोडिक टेबल, ठीक है, चैप्टर जरूर पीरियोडिक टेबल है, लेकिन पीरियोडिक टेबल बनना स्टार्ट कहाँ से हुई थी, तो मैंडलिप से हुई थी। ठीक है, हम बात करेंगे इसमें आगे। मैंडलिप ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसके अकॉर्डिंग इस नियम को हम कहते हैं, ठीक है, आवर्त नियम। इस नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो देखिए मैंडलिप ने एक बात कही थी इस नियम के अनुसार, देखिए आप परिभाषा को इस टाइप से लिखेंगे, तो मैंडलिप के आवर्त नियम के अनुसार आगे करेंगे तत्वों के परमाणु, मैंडलिप के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के, तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। देखिए दोस्तों, मैंडलिप के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, एटॉमिक मास के आवर्ती फलन होते हैं। तो देखिए इसके कहने का अर्थ अगर हम देखें, ठीक है, आवर्त नियम के अनुसार अगर हम देखें तो किसी भी तत्व, देखिए यहाँ पे बात यही है, किसी भी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण, किसी भी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु भार पर आधारित होते हैं, देखिए यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि मैंडलिप ने जो आवर्त नियम बनाया था वो इम्पोर्टेंट था, उसके परमाणु भार के क्रम के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना नियम प्रतिपादित किया। तो तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसका कहने का अर्थ होगा कि किसी भी तत्व के रासायनिक तथा भौतिक गुण उसके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित होते हैं या उसके परमाणु भार पर आधारित होते हैं, तथा विभिन्न तत्व एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनः उसी क्रम में आ जाते हैं, तथा विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर उसी क्रम में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। तो देखिए मैंडलिप ने अपने इसी आवर्त नियम के आधार पर एक सारणी बनाई और उसी सारणी को हम कहते हैं आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल। दोस्तों देखिए हमने बात की कि तत्वों के वर्गीकरण के क्रम में तीसरे वैज्ञानिक थे मैंडलिप ने एक नियम प्रतिपादित किया, आवर्त नियम। इस आवर्त नियम में तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक दोस्तों तथा इन्होंने बताया कि किसी एक निश्चित अंतराल के बाद पूरे तत्व फिर उसी क्रम में आ जाते हैं, और इन्हीं तत्वों को मैंडलिप ने एक सारणी में प्रतिपादित किया, सारणी में व्यवस्थित किया। ठीक है, सारणी में व्यवस्थित किया और उसी सारणी को हम कहते हैं आवर्त सारणी। दोस्तों यहाँ तक की मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात क्लियर हुई होगी। देखिए आवर्त सारणी जब बनाई गई थी तो आवर्त सारणी 1869 में क्रिएट की गई थी। ठीक है, अब देखिए हम अगर बात करें आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है, ये तो हुआ मैंडलिप का आवर्त नियम हुआ। मैंडलिप के आवर्त नियम के अनुसार हमने तत्वों को उनके क्रम में व्यवस्थित करने के लिए मैंडलिप ने एक सारणी बनाई और उस सारणी को नाम दिया गया आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि पीरियोडिक टेबल होती क्या है, ठीक है, देखिए पीरियोडिक टेबल, पहली बात तो अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो देखिए पीरियोडिक टेबल में जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, इन पंक्तियों को हम कहते हैं आवर्त। ठीक है, इन पंक्तियों को हम कहते हैं आवर्त या पीरियड्स। ठीक है, तो देखिए
क्षैतिज पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो क्षैतिज पंक्तियों की संख्या होती है 7। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों की या पीरियड्स की अगर हम बात करें तो वो होते हैं 7, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें कि ऊर्ध्वाधर पंक्तियां, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां, ठीक है, इन ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को कहते हैं ग्रुप या समूह। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी थी? तो 9 थी, ठीक है दोस्तों। आवर्त सारणी देखिए, आवर्त सारणी दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो ये होती है ऊर्ध्वाधर पंक्तियां जिसे हम कहते हैं ग्रुप, एक होती है इस टाइप से क्षैतिज पंक्तियां जिसे हम कहते हैं आवर्त। देखिए पंक्तियों की, क्षैतिज पंक्तियों की या आवर्त की कुल संख्या 7 तथा समूह की कुल संख्या 9। तो हम यहां से कह सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 तत्वों को स्थान दिया गया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 तत्वों को स्थान दिया गया था, एलिमेंट को स्थान दिया गया था। तो हम यहां से एक बात देखिए, एक सेंस तो निकाल सकते हैं कि मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो आप कहेंगे मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63। ठीक दोस्तों, यहां तक का। अब देखिए हम बात करेंगे और आवर्त सारणी के बारे में और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आवर्त सारणी बनाई किसने थी? तो आवर्त सारणी को क्रिएट किया था मेंडलीव ने, ठीक है। तो देखिए आवर्त सारणी को जब क्रिएट मेंडलीव ने किया तो हम यहां से कह सकते हैं कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल होंगे मेंडलीव, ठीक है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल होंगे मेंडलीव, यहां तक ठीक। कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन होंगे? तो आप कहेंगे मेंडलीव होंगे आवर्त सारणी के जनक। अब देखिए दोस्तों, जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई तो इस आवर्त सारणी की कुछ कमियां थी तो कुछ इसके गुण भी थे। हम दोनों पे बात करेंगे कि इसकी कमियां क्या थी तथा इसके गुण क्या थे। तो देखिए हम पहले स्टार्ट करें, देखिए एक पॉइंट को अगर हम समझें कि मेंडलीव ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया। तो देखिए अगर हम देखें टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करें और एक बात करें हम लेफ्ट टू राइट की बात करें, ठीक है, जो हमारे आवर्त होते हैं वो टॉप टू बॉटम चलेंगे, ठीक है। सॉरी, आवर्त जो होंगे वो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, क्षैतिज पंक्तियां टॉप टू बॉटम चलेंगे हमारे। समूहों की बात करें, ठीक है, तो देखिए जब हम ऊपर से इस सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तब भी परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, एटॉमिक मास जो होगा वो बढ़ता है, तथा लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब भी एटॉमिक मास बढ़ता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर तथा बाएं से दाएं जाने पर परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है। लेकिन देखिए दोस्तों हुआ क्या कि जो मेंडलीव का आवर्त नियम था वो कोबाल्ट और निकल पे आके फेल हो जाता है। कोबाल्ट तथा निकल पे आके फेल हो जाता है। देखिए कोबाल्ट और निकल पे आके फेल क्यों हो जाता है कि देखिए कोबाल्ट का जो परमाणु द्रव्यमान है वो होता है 58.963 होता है, और निकल का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 58.576 होता है, ठीक है। देखिए एक बार और में से स्टार्ट से देख लेते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर तथा बाएं से दाएं जाने पर परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है। लेकिन यह बात कोबाल्ट तथा निकल पर आकर फेल हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है कि कोबाल्ट का जो द्रव्यमान था, परमाणु द्रव्यमान, वो 58.963 होता है तथा निकल का जो एटॉमिक मास होगा 58.576 होता है। देखिए दोस्तों अगर हम देखें कि आवर्त सारणी में तो तत्वों को व्यवस्थित किया गया था कि पहले कम द्रव्यमान वाला आना चाहिए, इधर से इधर जाते हैं तो बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे नियम फेल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेंडलीव के आवर्त सारणी की ये एक मुख्य कमी थी, ठीक है। मेंडलीव के आवर्त सारणी की ये एक मुख्य कमी थी। दूसरी कमी की अगर हम बात करें, इसका नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड नंबर की अगर हम बात करें, देखिए हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया गया। मेंडलीव की इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया गया था। तीसरे अगर हम कमी की इनकी बात करें, ठीक है, तो देखिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में
मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया था, स्थान नहीं दिया गया था। तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियों की हम बात करें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया, लेकिन ये नियम कोबाल्ट तथा निकल पे आके गलत हो जाता है। वो क्यों हो जाता है कि हमने बात की कि इसका द्रव्यमान अलग है और इसका द्रव्यमान अलग है। यहाँ तक ठीक। मेंडलीव की आवर्त सारणी की दूसरी कमी की हम बात करें कि हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया गया, हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया गया। तीसरी अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण होगा हमारा कमियों में कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का। देखिए अब हम मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण की बात करें उससे पहले देखेंगे कि समस्थानिक होते क्या हैं। देखिए काफी क्वेश्चन आते हैं समस्थानिकों से भी, ठीक है, समस्थानिकों से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं। हमने देखा कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया था। देखिए समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटॉप्स, इंग्लिश में से हम कहें आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, तो देखिए एक ही तत्व के, हम बात करें पहले आइसोटॉप्स की डेफिनेशन के बारे में। एक ही तत्व के वे रूप जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है, ठीक है, एक ही तत्व के वे रूप जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है जबकि परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। एक ही तत्व के वे रूप जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है जबकि परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक। देखिए स्थानिक की अगर हम बात करें, समस्थानिक, तो देखिए परमाणु क्रमांक जिसे हम कहते हैं ये होती है प्रोटॉनों की संख्या। देखिए अभी हम इसका पूरा जब एग्जाम्पल पे देखेंगे तो आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। आइसोटोप्स एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी एक ही तत्व के वे रूप होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। देखिए परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु द्रव्यमान होता है हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब देखिए हम अभी थोड़ी देर के लिए हमारे समझने के लिए कुछ एक या दो आइसोटॉप्स समस्थानिकों की बात करते हैं। देखिए हम बात करें देखिए हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 1H1 लिखा है तो यहाँ पे ये होगा स्थान, ठीक है, हाइड्रोजन का स्थान। तो हाइड्रोजन का स्थान या जिसे हम कहें परमाणु क्रमांक, तो यहाँ पे हम लिखते हैं परमाणु क्रमांक। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक यहाँ पे 1 हुआ, ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान भी 1 हो गया, तो इसे हम कहते हैं प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 पहला जिसे हम कहेंगे प्रोटियम, 1H2। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि 1H1 देखिए समस्थानिक परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, देखिए यहाँ पे परमाणु का क्रमांक समान है, लेकिन अगर हम बात करें तो परमाणु का द्रव्यमान यहाँ पे अलग हो जाता है। परमाणु का द्रव्यमान यहाँ पर 2 हो गया, 1 से बढ़कर, तो इसे हम कहेंगे ड्यूटेरियम, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम। और यहाँ पे अगली बात करें, देखिए यहाँ पे 1H3, तो परमाणु क्रमांक तो 1 हुआ लेकिन परमाणु द्रव्यमान 3 हो गया, तो इसे हम कहते हैं ट्राइटियम। ठीक दोस्तों, परमाणु समस्थानिक क्या होते हैं, तो समस्थानिक एक ही तत्व के वे रूप जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, उसे हम कहते हैं आइसोटॉप्स या समस्थानिक कहेंगे। समस्थानिक की अगर हम चर्चा करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। देखिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन का। देखिए अभी हम कुछ समझने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, बाकी अगली क्लास में हम जितने भी हमारे समस्थानिक होंगे उनके क्या क्या यूज है,
काय के समस्थानिक है, हम सब पे चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, 6C12, 6C30, 6C40। देखिए कार्बन के ये 3 समस्थानिक होते हैं, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हुए। यहाँ तक का क्लियर हुआ दोस्तों? तो देखिए ये बात तो हुई हमारी, ये बात तो होती है हमारी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियों के बारे में, ठीक है। अब देखिए अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ कमियां थी तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के कुछ गुण भी थे, ठीक है। अगर हम कमियां की बात करें तो ये कहना सही नहीं होगा, इसके लिए हमें इनके गुण की भी बात करनी पड़ेगी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण क्या क्या थे। तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी का सबसे महत्वपूर्ण एक गुण था जिसे हम कह सकते हैं कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में भविष्य के तत्वों के लिए स्थान छोड़ा था। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में भविष्य के तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया है, ठीक है। देखिए मेंडलीव कहीं ना कहीं, मेंडलीव जानते थे, मेंडलीव की आवर्त सारणी देखिए अभी हमने बात की 1869 की, ठीक है, 1869 में बनाई गई थी। तो मेंडलीव ये जानते थे कि भविष्य में और ऐसे एलिमेंट खोजे जा सकते हैं, और ऐसे एलिमेंट खोजे जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि अपनी आवर्त सारणी में या सारणी बनाते समय इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में भविष्य के तत्वों के लिए कुछ स्थान छोड़ दिया, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग देखिए मेंडलीव के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तत्वों की तो देखिए एक थे एका बोरॉन, ठीक है, एका बोरॉन। देखिए ये इन्होंने जब स्थान छोड़ा था तो मेंडलीव का कहना था कि एक तत्व ऐसा आएगा, एक तत्व ऐसा आएगा जो कहीं ना कहीं बोरॉन से गुणों में समानता रखेगा। तो देखिए अगला तत्व आया हमारे पास जिसे हम कहते हैं स्कैंडियम, ठीक है, एका बोरॉन। देखिए एका बोरॉन आपसे क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप से पूछा जाता है कि एका बोरॉन किस तत्व को कहेंगे, तो आप कहेंगे स्कैंडियम को कहेंगे। देखिए एका बोरॉन नाम दिया था मेंडलीव ने। मेंडलीव का कहना था कि भविष्य में एक ऐसा तत्व आ सकता है जो बोरॉन के गुणों से समानता प्रदर्शित करेगा। तो बोरॉन के गुणों से समानता आज की कंडीशन में जो प्रदर्शित करता है वो है स्कैंडियम, ठीक है। ये हुई बात एका बोरॉन की। एका सिलिकॉन जिसे हम कहें जर्मेनियम। देखिए मेंडलीव ने बताया था कि एक तत्व ऐसा आएगा जो सिलिकॉन से समानता रखेगा, तो वही तत्व आज हमारे पास उपस्थित है जर्मेनियम के रूप में, जो कि सिलिकॉन से कहीं ना कहीं गुणों में समानता रखता है। अगली अगर हम बात करें एका एल्यूमिनियम, देखिए एका एल्यूमिनियम हमारे पास दो आज तक, वो है गैलियम, जो कि एल्यूमिनियम के साथ गुणों में समानता रखता है। अगली हम बात करें एका मैग्नीशियम, एका मैग्नीशियम में हमारे पास टेक्नीशियम, ठीक है दोस्तों। देखिए आपके लिए थोड़ा बहुत, अगर मुझे लगता है कि थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा आपके लिए समझने में, तो देखिए आप वीडियो को एक बार समझ में नहीं आता है, दूसरी बार देखिए जब आप पूरा इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बात कर लेता हूँ मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। मेंडलीव ने 1869 में अपनी एक आवर्त सारणी बनाई, ठीक है। तो आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाएगा? मेंडलीव को कहा जाएगा, यहाँ तक का ठीक है। मेंडलीव ने जब आवर्त सारणियां बनाई थी तो उनकी कुछ कमियां भी थी तो उनके कुछ गुण भी थे। हमने कमियों की बात की, पहली कमी कि हाइड्रोजन के लिए कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया था। दूसरी बात हम करें कि परमाणु द्रव्यमान के क्रम में इन्होंने व्यवस्थित किया, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया, लेकिन यह नियम कोबाल्ट तथा निकल पर आकर फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? कि कोबाल्ट का जो परमाणु द्रव्यमान है वो निकल के परमाणु द्रव्यमान से ज्यादा है। यहाँ तक का क्लियर? तो कहीं ना कहीं मेंडलीव के आवर्त सारणी की सबसे महत्वपूर्ण कमी होगी, ठीक। दूसरी बात हम करें कि लेंथेनाइट तथा एक्टेनाइट श्रेणी को इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया था। यहाँ तक का क्लियर, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें कि इन्होंने हाइड्रोजन को कोई विशेष स्थान नहीं दिया, यहाँ तक का क्लियर हुआ।
अब देखिए मेंडलीफ ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई तो इनकी कुछ कमियां थी तो कुछ गुण भी थे। अभी हमने बात की कमियों के बारे में, अब हम बात करते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी के कुछ गुण। देखिए मेंडलीफ ने जब अपनी आवर्त सारणी क्रिएट की तब इन्हें पता था कि भविष्य में ऐसे तत्व और बढ़ सकते हैं, तो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए एक स्थान निश्चित किया या एक स्थान छोड़ दिए। ठीक है, कुछ स्थान छोड़ दिए। मेंडलीफ का कहना था कि इस तत्व के बाद, ठीक है, जो सबसे लास्ट तत्व है उसके बाद एक तत्व ऐसा आएगा जो बोरॉन से कहीं ना कहीं गुणों में समानता रखेगा। तो देखिए इन्होंने नाम दिया, देखिए ये नाम होंगे मेंडलीफ के अनुसार, एका बोरॉन, आज जिसे हम कहते हैं स्कैंडियम। ठीक, मेंडलीफ जानते थे कि ऐसा कोई तत्व आएगा जो बोरॉन से गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा, तो वो स्कैंडियम है। अगला नाम दिया एका सिलिकॉन, जिसे आज हम कहते हैं जर्मेनियम, जो सिलिकॉन के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। एका एल्यूमिनियम, जो गैलियम के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, तथा एका मैग्नीशियम, जो टेक्नीशियम के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये बात हुई हमारी मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण और दोषों के बारे में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी बताई गई है आपको पूरी क्लियर हुई होगी। तो देखिए आज हमने तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में डोबेराइनर, न्यूलैंड तथा मेंडलीफ 3 वैज्ञानिकों के बारे में बात की। हम कल की हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले तो आइसोटॉप्स के बारे में। देखिए अभी हमने आइसोटॉप्स की बात की थी, क्या होते हैं अभी हमने पढ़ा, आइसोटॉप्स क्या होंगे। तो देखिए आइसोटॉप्स एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं, ठीक है, एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। जैसे हमने बात की हाइड्रोजन के 3 परमाणु, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 जिसे हम कहते हैं प्रोटियम, 1S2 जिसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम, 1S3 जिसे हम कहते हैं ट्राइटियम। और एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन कि ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन का। हमने कार्बन के बारे में बात की। इसी तरह हम हमारे अगले लेक्चर में जो भी हमसे समस्थानिक पूछे जाते हैं उन सभी समस्थानिकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक एंड कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई होगी, ठीक है, उस लिंक पर जाकर आप इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे आप उन्हें सोल्व कर सकते हैं। और जो भी आपका स्कोर रहता है, देखिए फिर मैं आपको आज फिर से यही कह रहा हूँ कि आपका जो भी स्कोर रहता है आप उसे यूट्यूब पर ही कमेंट करके बताएं। देखिए हो सकता है अभी आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके जो नंबर होंगे पूरे में से पूरे कवर होंगे। ठीक है, देखिए एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी जाती है टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है और यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन को क्रिएट किया गया है। तो दोस्तों प्लीज वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहाँ पे अपना टेस्ट दीजिए और जो भी स्कोर रहता है प्लीज उससे यूट्यूब पर ही कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।